जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 24 फरवरी की शिफ्ट में सीआरपीएफ के एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा गया, सारे सवाल को हम डिस्कस करने वाले हैं एक सटीक विश्लेषण के साथ। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपकी आने वाली शिफ्टों में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों, हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है। ये आज की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है, बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ है, या मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ है। आपको नोट करके रखना है, खानवा का युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह युद्ध हुआ कब था, 1527 को। कब? 1527 को दोस्तों ये युद्ध हुआ था खानवा का। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपको नोट कराता हूं, इनको आप नोट करके रखें। बाबर तथा इब्राहिम लोदी इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपको याद करके रखना है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों, तो आपको याद रखना है 1526 में। किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध ये किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है बैरम खां तथा हेमू के बीच में हुआ था। और ये हुआ कब था? 1556 में। 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध ये कब हुआ था? मराठा और तथा अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में हुआ था, लेकिन हुआ कब था? 1761। 1761। ये चारों डेटें आप नोट कर लीजिएगा, आने वाली शिफ्टों में 100% यहाँ से सवाल बनेगा दोस्तों। और आपको याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन किसके किसके बीच में हुआ था? राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप इनके बीच में हुआ था। इसको भी आप याद करके रखें दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1191 में। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर हुई है। यह प्रश्न हमसे आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अंडमान निकोबार में हुई थी, या लक्षद्वीप में हुई थी, या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, या मॉरिशस में हुई थी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। लॉर्ड मेयो इनकी हत्या कब हुई थी, तो आपको सबको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल इसको आप और नोट कर लें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दशकीय आधार पर जनगणना किसके समय में हुई थी, कौन से आधार पर? दशकीय आधार पर। दशकीय आधार पर जनगणना किसके समय में हुई थी, तो आपको याद रखना है रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। इस बात को भी आप नोट करें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? ये लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। इसको भी आप याद कर लें दोस्तों। अंडमान निकोबार, अंडमान को निकोबार इससे अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसको भी आप याद करके रखें दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। और दोस्तों यहाँ पर अभी 2 बीच नए स्थापित किए गए, थुंडी, थुंडी और कदमत। दोस्तों इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच का दोस्तों दर्जा दिया गया, किसको? थुंडी और कदमत बीच को। और ये कहाँ पर स्थित हैं? ये दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित हैं। इसको भी आप याद करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यंग हिल्टन आयोग, एकवर्थ कमीशन, विवेक देवराय समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आरबीआई के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसको आप नोट कर लें दोस्तों। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो आपको याद रखना है यंग हिल्टन आयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आरबीआई की स्थापना हुई कब थी। इसका एक्ट कब का है? 1934 का। 1934 के अधिनियम से आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ये दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आरबीआई यानी कि राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? आरबीआई का। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ।
आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो आपका जवाब हो जाएगा सीडी देशमुख। इतनी चीजें दोस्तों आपको आरबीआई से संबंधित याद रखनी है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अधिनियम कब का है? 1934 का अधिनियम है। और किस सम्मेलन की सिफारिश पर हुआ था? यंगल्टन आयोग। बात करते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कह दिया जाए 1944-45 है दोस्तों, 1944-45 में किसकी स्थापना हुई थी? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी। किस सम्मेलन की सिफारिश पर हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर हुई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी। इन दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है, आप सबको याद होगा। दोस्तों आपको एक सवाल और याद रखना है, विश्व बैंक, इसका अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? तो इनको दोस्तों इंदरमीत गिल, इनको नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का अर्थशास्त्री। इसको भी आप याद करें। जितने सवाल दोस्तों मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उनको आप नोट करते चलें। 100% आने वाली शिफ्टों में आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनेस्को विश्व धरोहर धौलावीरा किस क्रम का है? यानी कि दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर में धौलावीरा को शामिल किया गया था, ये किस क्रम का है? 38वें क्रम का है, 39वें क्रम का है, 40वें क्रम का है या 41वें क्रम का है? इसको आप दोस्तों नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ये कौन से क्रम का था? 40वें क्रम का था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप कमेंट करके बताएं ये धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों 39वें क्रम का कौन सा था? रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर ये दोस्तों कौन से क्रम का है? ये दोस्तों क्रम का है 39वें क्रम का। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना। रमप्पा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ये 39वें क्रम का था। कुल कितनी दोस्तों विश्व धरोहर हैं? तो आपको याद रखनी है 40 है। दोस्तों अमूर्त धरोहर कितनी है? अमूर्त, तो आपको याद रखना है अमूर्त धरोहर हैं 14। और नवीनतम धरोहर कौन सी है? दोस्तों दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की, इसको भी आप याद कर लें। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो आपको याद रखना है राखीगढ़ी हरियाणा। इसको भी आप याद कर लें, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने सवाल मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उतने सवाल आप नोट करते चलें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्तमान समय में अपने भारत देश में कितनी रामसर साइट हैं? कुल 75 रामसर साइट हैं। इसको भी आप याद करके रखें। और अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए सर्वाधिक रामसर साइट दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। आपको याद होगा रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो आपको याद होगा 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसको भी आप याद करें। लेकिन ये लागू कब से हुआ था? तो आपको याद रखना है 1975 से। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए रामसर कन्वेंशन ये लागू कब हुआ? तो आपको ये कहना है 1975। लेकिन रामसर कन्वेंशन है कब का? 1971 का है। और ये रामसर कहाँ पर स्थित है? ये ईरान में स्थित है। आपको याद होगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप याद करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साइंस का सवाल पूछा गया कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 80/120, 120/80, 72/180, 80/180/72। दोस्तों आपको याद होगा जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। दोस्तों मनुष्य का रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त क्या है तो आप कहेंगे तरल संयोजी ऊतक। ये क्या है दोस्तों? रक्त है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जाइलम और फ्लोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जाइलम और फ्लोएम ये दोस्तों क्या है? ये ऊतक हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पौधों में जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोज्य पदार्थों का यानी कि भोजन का संवहन कौन करेगा?
फ्लोएम, इसको भी आप नोट कर लें। ये प्रश्न ग्रुप डी एसएससी जीडी की परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखें। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आपको एनालिसिस देखने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, एक कंप्लीट और सटीक एनालिसिस हम आपको डेली करवा रहे हैं, हमारे साथ बने रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं जो आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे गए सवाल होंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? असल में वहां पर सवाल पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस है उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, वो तो सवाल पूछ लिया गया, लेकिन आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या पूछा सकता है मैं आपको वो बताने वाला हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। सीपी राधाकृष्णन, इन सब सवालों के ऊपर तो आप लिख लें, 100% छपेंगे आपकी परीक्षा में। ये दोस्तों कौन बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है ये झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन बनाए गए? सीपी राधाकृष्णन है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, इसीलिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा में। ये लक्ष्मण आर्य, ये दोस्तों कहाँ के बनाए गए हैं? लक्ष्मण आचार्य, ये कहाँ के बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना है सिक्किम, सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन बने? लक्ष्मण आचार्य। गुलाब चंद कटारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ के बने हैं? असम के राज्यपाल बने हैं, असम। अब दोस्तों ये 4 चीजें आई हैं, तो मैं आपको 4 और महत्वपूर्ण सवाल बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए झारखंड, यहां पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ का है? झारखंड का है, इसको भी आप नोट करके रखें। और यहीं पर एक फेस्टिवल मनाया था सरहुल, सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों सिक्किम, सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? लोसांग। कमेंट करके बताएं लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लोसर, ये जो लोसर फेस्टिवल होता है ये कहाँ मनाया जाता है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएं। दोस्तों असम, असम में दोस्तों आपको याद होगा अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, यानी कि दोस्तों एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, उसकी प्रतिमा बनाई गई है कहाँ पर? असम के अंदर। उसको नाम दिया गया है अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न। ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? असम में स्थापित हुआ है, इसको भी आप याद करके रखें। और दोस्तों असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। आईआईटी गुवाहाटी, यहाँ पर दोस्तों कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? परम कामरूप। इसको भी आप ध्यान में रखें, आपकी परीक्षा का सवाल हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? दोस्तों इसी प्रकार का कुछ सवाल पूछा गया, यानी कि दोस्तों 2011 की जनगणना से आपकी हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, सिक्किम। तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, सर्वाधिक। और अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए क्षेत्रफल के मामले में, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा? गोवा, क्षेत्रफल के मामले में। और दोस्तों जनसंख्या के मामले में, इन दोनों सवालों को आप याद रखें। अगर आपसे कह दिया जाए जनसंख्या के मामले में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में गोवा, इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों गोवा की बात आई है तो आपको याद होगा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 56वां संविधान संशोधन कब का है? 1987 का है। दोस्तों आप सब जानते हैं हमने 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। आपसे प्रश्न पूछा सकता है गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का। हमने इसको कब आज़ाद कराया? 1961 में। लेकिन गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो आपको याद रखना है 1987 में 56वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको भी आप याद करके रखें। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? गोवा। इस चीज को आप याद करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि किस राज्य में 2023 में कोयला जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये प्रश्न भी आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा, केरल है। दोस्तों आपको बता दें किस राज्य में कोयला जलाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, ये नई दिल्ली में लगाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है और आने वाली शिफ्टों में आपको पढ़कर जाना है। दोस्तों आपको मैं 4 से 5 टॉपिक बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण युद्ध जैसे कि ये पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया और ये खानवा का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, इसको आप पढ़कर जाएं। 2011 की जनगणना, इसको आप देख कर जाएं। 100% आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जनगणना से, इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों जो नई नियुक्ति यानी कि नए राज्यपाल और नई नियुक्ति ये भी आप पढ़कर जाएं। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। दोस्तों आपका जो लेवल है ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मॉडरेट लेवल के सवाल आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं, इसका भी आप अच्छे से रिवीजन कर जाएं। यहाँ से भी सवाल पूछा जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर। दोस्तों हमारे द्वारा डाली गई SSC MTS की जो सीरीज़ है ब्रह्मा सीरीज, उसके 10 पार्ट अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप वो 10 पार्ट देख कर जाएँ। 100% उन वीडियो से आपको हर शिफ्ट में सवाल मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट बनाकर रखें।